बच्चों, अब हम अपनी संवेदी अंग के 5 संवेदी अंगों में पहला जो जानने योग्य संवेदी अंग था वह था क्या? आँख, जिसके बारे में हमने पूरी तरीके से जान लिया। अब दूसरा संवेदी अंग जो है वो क्या था? कान। बाकी संवेदी अंग हमने जान लिया है, नाक जानने की जरूरत नहीं थी, और जीवा के बारे में हमने जान लिया था। आइए अगले संवेदी अंग के बारे में हम चलते हैं। देखो, हम बता दिए हैं कि स्टेप वाइज स्टेप जब पढ़ोगे ना, उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करेंगे, कहाँ किस चीज का समावेश करना है, कहाँ है, तो बहुत सरलता से हम क्या कर ले जाएंगे, अपनी स्मृतियों में उसे भर लेंगे कि कौन चीज कहाँ ऐड करनी है। तो क्या होगा, हमें याद करने में सरलता होगा। पहले ध्यान से समझ लीजिए, कान हमारी एक बाह्य संरचना है। कान वास्तव में कर्ण जो है वह जीवों में आंतरिक कर्ण भी पाए जाते हैं और बाह्य कर्ण भी पाए जाते हैं। हमारे पास जो कान है वो बाहर है, लेकिन कुछ ऐसे सरीसृप जीव जो हैं, ठीक है, जिनमें कान वास्तव में पाए। सरीसृप मतलब रेंगने वाले जीव, सरीसृप मतलब सरीसृप जीव, सरीसृप जीव बोला जाता है। सरीसृप जीव जैसे रेंगने वाले, आपसे पूछा जाएगा रेंगने वाले जीव को क्या कहा जाता है? जो रेंग रेंग के चलते हैं। तो सरीसृप जीवों के कान नहीं होते हैं। पक्षी, सांप, छिपकली, वास्तव में इनके पास भीतरी कान है, आंतरिक कान है, और यह कान सुनते नहीं है। यह कान वास्तव में धरती से निकलने वाले इंफ्रारेड साउंड को क्या करते हैं? ट्रैक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बहुत जल्दी वो क्या कर लेते हैं? ट्रैक कर लेते हैं, जिसके कारण से भूगर्भिक हलचल को वो पहले पहचान जाते हैं। देखो बेटा, अभी जब हम जियोग्राफी जब पढ़ेंगे तो समझेंगे, जब भूकंप आता है ना, तो रेडान नामक रेडियोधर्मी गैस का रिलीज बहुत तेजी से होता है। और जब रेडान गैस निकलती है तो क्या होता है, इस रेडान गैस को पृथ्वी की आंतरिक सतह से निकलती है, तो इस रेडान गैस को अन्य जीव ग्रहण नहीं कर सकते। सांप हैं, कुछ ऐसे जीव हैं सरीसृप जो इसको पहचान जाते हैं, और वो क्या होने लगते हैं? बेचैन हो जाते हैं। जैसे पक्षियां हो जाए, बेचैन हो जाएंगी। जो बोल दिया ना, पक्षी, सांप, छिपकली, जैसे तुम्हारे घर में जो छिपकली होंगी, भूकंप आना होगा तो देखोगे वो बेचैन हो गई, वो भाग रही हैं। जैसे लोग रास्ते पर जाते हैं, कहते हैं कि अगर नेउर या बिल्ली हो गई, कुछ ऐसे जीव हैं जो रास्ता काट दिए तो थोड़ा ठहर जाओ, वो क्या करते हैं? कुछ ऐसी घटनाओं को जिसके बारे में साइंस अभी खोज कर रहा है। देखो, हमने बता दिया है, जो भी तुम पढ़ते जा रहे हो इसमें कुछ नया नहीं है। जो भी मान्यताएं जो कही जा रही है, पारंपरिक बातें हैं, परंपरागत चीजें हम ग्रहण कर सुनते आ रहे हैं, उसी चीज के पीछे पीछे साइंस भाग रहा है और उसकी पुष्टि कर रहा है, थोड़ा बहुत बदलाव के साथ, लेकिन कर वही रहा है। जैसे हम जब साइंस पढ़ा रहे थे, आपको बता दिया था कि हर इंसान केवल और केवल उतनी ही बातों में खोज कर सकता है जितनी बातें वो अपने शरीर के साथ कर सकता है। जैसे आज पढ़ोगे कर्ण, तो जानोगे इस कर्ण में जो एक ईयर ड्रम है, हेडफोन लगाए हो ना, तो हेडफोन मोबाइल के साउंड को कितना बेहतर कर देता है। हेडफोन के बाहरी से जहां छेदा होता है जो कान में लगाते हो, उस हेडफोन के उस हिस्से को खोलना, जो सैमसंग के हेडफोन होते हैं आसानी से खुल जाते हैं, उसमें देखोगे एक आंतरिक संरचना अंदर जो होगी, यहां छेदा होगा और इस पर एक पॉलीथीन लगाया गया होगा, उसके अंदर से वायर लगाए जाते हैं, देखे हो। तो देखो कि यही ईयर ड्रम होता है, वो क्या करता है? साउंड उस पर जब टकराती है तो उसका साउंड क्या होता है? बदल जाता है। उसका जो ध्वनि जो होता है, उसकी ध्वनि की क्षमता जो होती है और बढ़ जाती है, और हमें बेहतर सुनाई भी देता है। वो ईयर ड्रम है, ठीक है। जैसे एक संगीत सुना था ना, लिसन टू माई बिग ड्रम, ढोलक होता है ना, ड्रम ड्रम, लिसन टू माई बिग ड्रम, वही चीज। तो हमने कर्ण के बारे में पढ़ा, विज्ञान ने कर्ण के बारे में बताया, और लोगों ने ईयरफोन की खोज कर दी कि कैसे हम बेहतर साउंड को डेवलप कर सके। तो इंसान कुछ भी अलग नहीं करता है, वह कुछ भी नया नहीं खोज सकता है। इस धरती पे मौजूद चीजों को ही वो खोज सकता है उसी, और वो धरती में उस वैज्ञानिक तथ्य की पुष्टि करता हुआ कोई चीज वहां मौजूद है। जैसे बोला ना, आर्किमिडीज के सिद्धांत को कौन साफ साफ प्रूव कर रहा है? व्हेल मछली साफ साफ प्रूव कर रही है। उसे रहना चाहिए स्थल पर, लेकिन वो कहां रह रही है? पानी में रह रही है, उत्प्लवन बल के सिद्धांत के कारण। वह जानती है क्या? लेकिन इसे लोगों ने बता दिया उत्प्लवन बल सिद्धांत ये होता है। कुछ हम अलग नहीं कर रहे हैं। आइए हम कर्ण के बारे में जानते हैं, ठीक है बेटा। देखो, हमने बता दिया कर्ण हम के कुछ आंतरिक होता है और कुछ जीवों में
आंतरिक है और कुछ में बाह्य। जैसे हमारे बाह्य सांप, छिपकली, पक्षियां, इनमें आंतरिक कॉर्ड होते हैं, बाहरी नहीं होते हैं, जो इंफ्रारेड और रक्त ध्वनियों को क्या कर लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं, बहुत जल्दी ट्रैक कर ले जाते हैं। इनमें सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है, बहुत जल्दी ट्रैक करते हैं और अपनी सुरक्षा तय करते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, पक्षियां उड़ रही है बहुत तेजी से, चमगादड़ उड़ रहा है बहुत तेजी से, अगर वह चमगादड़ देखता थोड़ी है, चमगादड़ देखता है क्या, बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है, वो क्या करता है, बहुत तेजी से ध्वनियों को छोड़ता है और ध्वनि जैसे ही उस रास्ते से टकरा के तुरंत आएगी, वो तुरंत रास्ता बदल लेगा कि सामने कुछ खतरा है। ठीक है ना। चमगादड़ अपने मार्ग प्रतिध्वनि के द्वारा तय करते हैं, चारों ओर अपनी ध्वनि फेंकते हैं और जिधर से ध्वनि टकरा के चली जाती है उधर जाते नहीं है, क्योंकि वो जान जाते हैं कि इधर रास्ता बाधित है, और जिधर से ध्वनि टकरा के नहीं जाती है तुरंत वो मुड़ जाते हैं। इतनी तेज स्पीड, समझाया, समझाया ना। चलिए आइए अब समझते हैं कॉर्ड। हमने बता दिया कॉर्ड हमारे बाहरी हैं, और कॉर्ड हमारे, हमने पहले ही बता दिया कि हमारे हम जो भी सुनते हैं वह कॉर्ड ठीक है हम सुनते हैं, लेकिन वह यूस्टेजियन नलिका के द्वारा हमारे गर्दन और हमारे लेयरिंग के द्वारा वो क्या है, जुड़ी हुई है। वास्तव में यह कान केवल हमारे दिमाग, हमारे अंदर ही नहीं जा रहा, हमारे दिमाग का कनेक्शन नहीं है, यह कान यूस्टेजियन नलिका के द्वारा हमारे गले से भी जुड़ी हुई है। ये ऐसे आता है यहां तक। वास्तव में यूस्टेजियन नलिका करता क्या है, जब कोई व्यक्ति, क्यों दिया गया, प्रकृति ने क्यों दिया है, जब कोई, समझ लो बेटा, समझ लोगे तो कहानी है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जब कोई व्यक्ति कोई सामान्य ध्वनि को सुनता है, 80 डेसिबल, 100 डेसिबल सामान्य ध्वनि को सुनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कान कोई दिक्कत नहीं है, सुन लेगा, उसके ईयर ड्रम को कोई दिक्कत नहीं होगा। ईयर ड्रम को ही क्या कहा जाता है, कान का पर्दा। और इस कान के पर्दे पे कौन सी झिल्ली है, टेम्पोनिक झिल्ली। टिम्पोनिक झिल्ली, कौन सी झिल्ली बेटा, टिम्पोनिक झिल्ली ईयर ड्रम पे पड़ा हुआ है। जो तुम्हारे हेडफोन की झिल्ली है ना, वैसे ही तुम्हारे कान में भी झिल्ली है, टिम्पोनिक। ठीक है, तो इसी ईयर ड्रम पड़ता है। सामान्य ध्वनि है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन प्रकृति ने यह देखा कि यह जीव है, इसको मान लीजिए यह प्रकृति यह विचरण करेगा, और अचानक से यह व्यक्ति कहीं ट्रक के पास गया और ट्रक का टायर क्या हुआ, फट गया, और टायर जब फटेगा तो बहुत भयंकर आवाज होगा। यह मनुष्य परमाणु बम का आविष्कार करेगा, बहुत सारी ऐसी चीजों का आविष्कार करेगा जिसकी ध्वनि बहुत ही ज्यादा होगी। सुपरसोनिक मिसाइल, उसकी ध्वनि बहुत ज्यादा है। तो यह ध्वनि इतना ज्यादा, मान लो कि अभी यहीं नीचे से एकदम जहाज गुजरे तो मेरे बच्चों तुम चीखते हो, क्या करते हो, वो तुम चीख नहीं रहे हो बेटा, हम बता रहे हैं। जैसे मान लो अचानक जा रहे थे, तुम्हारे कान के पास ही ट्रक बगल में जा रही थी और ट्रक का टायर फट गया, अचानक से उससे इतनी तेजी से हवा बाहर निकली कि वह क्या की, आसपास के वायु से टकराई और एक अलग ध्वनि पैदा की, पटा, क्या पैदा की, बहुत तेजी से जब वायु एक ही स्थान से बाहर निकलता है तो पटाख से खूब तेजी से साउंड करता है, और वह साउंड जब हमारे कानों में जाता है तो हमारी कान की क्षमता से, हमारे ईयर ड्रम की क्षमता से अधिक हो जाने के कारण हमारे वह साउंड अब इधर न जाके वह साउंड सीधे गर्दन में चला जाता है। किधर चला जाता है, सीधे वह साउंड इधर जाता है, और वह सीधे जैसे ही वो इधर जाता है, अब वो साउंड कहीं और रास्ता नहीं पाता क्योंकि अंदर तो हवा है। अब ये क्या करता है, सीधे वह मुख से निकल जाता है। जो तुम वो चीख रहे हो वो तुम्हारी आवाज नहीं, उस टायर के फटने की आवाज थी। समझाए मैं क्या कह रहा हूं। कोई तुम्हारे बगल में पटाखा फोड़ देता है तो लड़की मान लो जा रही है, उसका बगल से पटाखा कोई फूंक दिया तो क्या करती है, खुद चिल्लाती है। वास्तव में उस लड़की की आवाज नहीं है, वो किसकी आवाज है, उस पटाखे की आवाज है, जो उसके कान की ध्वनि की क्षमता से अत्यधिक हो गई। तो क्या होगा, जैसे ही अधिक क्षमता होगी, अचानक से बहुत सारे साउंड हमारी कानों में घुसे, और जाना तो कम ही था, और अब जाएगा कहां पे, अगर बहुत अधिक गया तो कान का पर्दा फट गया, अगर वही बहुत ज्यादा चला जाता तो कान का पर्दा फट जाता है, उससे भी ज्यादा चला गया तो क्या होता है, तो व्यक्ति के कहां से, यूस्टेजियन नामक नलिका के रास्ते से गर्दन में जाता है, और गर्दन के रास्ते से नीचे जब नहीं गुजर पाता है तो हमारे मुख के रास्ते से खूब तेजी से साउंड को बाहर निकालता है, और वही हम कैसे चीख देते हैं, हाँ, वो आवाज मेरी नहीं, वो ध्वनि मेरी नहीं, वास्तव में उस स्रोत की थी जो अभी हमारे कानों के सामने घटित हुआ। तो ये जो बच्चे चीखते हैं उन्हें कोई सिखाया नहीं है चीखना, वो बच्चे यह बता रहे हैं, विज्ञान की पद्धति वो नहीं जान रहे हैं, विज्ञान का वो सिस्टम नहीं जान रहे हैं। वह इतना पास से जा रहा है, वो इतना तेज ध्वनि लेकर जा रहा है कि एक बच्चे का कान अभी विकसित हो रहा है, वह बच्चा उतनी आवाज को सहन नहीं कर पा रहा है। कान का पर्दा फट न जाए, तुरंत पीयूष ग्रंथि को संदेश जा रहा है, तुरंत हाइपोथैलेमस को बताया जा रहा है, हाइपोथैलेमस तुरंत संदेश दे रहा है, जाओ भेजो,
तुरंत भेजो, स्टेजन नलिका के पास के जितने भी न्यूरॉन है एक्टिव हो जाए, कुछ गड़बड़ होने वाला है, बंदे का ईयर ड्रम फटने वाला है। इसलिए तुरंत जाओ और स्टेजन नलिका के सामने के जितने भी तंत्रिका तंत्र है, जितने भी नर्वस सिस्टम है, सारे एक्टिव हो जाएं। ध्वनि को बाहर निकालना है, तुरंत एक्टिव होता है और तुरंत ये आवाज हमारे मुख से बाहर आ जाती है। तो समझ में आया क्यों चिल्लाते हो? वो तुम्हारी आवाज है क्या? नहीं। वो बच्चा झूठ में चिल्ला रहा है क्या? नहीं। कोई बच्चा ध्वनि में जा रहा है ना, जैसे देखो अब इससे बचने का तरीका, जब कहीं जा रहे हो, कहीं बहुत ज्यादा शोर हो रहा है बेटा ना, कान को दबाओ और खुद से चिल्लाओ। वो जैसे देखते हो कोई लड़का भीड़ में पड़ा हुआ है तो कान को भी बेचारा दबाया, चिल्ला भी रहा है। वो क्यों चिल्ला रहा है? जानबूझ के नहीं चिल्ला रहा है, उसके कान में इतनी तेज ध्वनि आ रही है कि वो मुख से उसकी प्रतिध्वनि उसके ध्वनि को क्या कर रहा है? टकरा रहा है। उसके ध्वनि को कह रहा है कितना ध्वनि आएगा, मैं भी इतना ध्वनि पैदा करूंगा, दोनों को बीच टक्कर होगा। जैसे बोला ना कि अगर ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया गया तो ब्रह्मास्त्र को मारने की ताकत केवल ब्रह्मास्त्र में भी है, और दोनों ब्रह्मास्त्र आके टकराते 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 किसी को कुछ नहीं होता है और फूट भस्म हो जाता है। ठीक है, तो जितना ध्वनि आया उतना ही ध्वनि तुमने पैदा किया, तुमने भी अपने मुख से उतना ही ध्वनि निकाला। अब क्या हुआ? स्टेजन नलिका ने तुम्हारा सहयोग किया। तो प्रकृति ने इतना बड़ा चीज दिया है, सोचो ध्वनि को डाइवर्ट करने का। तुम्हें बताया गया कि कोई तुम्हारे सामने अगर इतना तेज चिल्ला रहा है तो तुम भी उतना तेज चिल्लाओ ताकि तुम सेफ रहो। नहीं तो चिल्लाया जा रहा है, तुम चुपचाप हो। हम गांधी जी के तीसरे बंदर हैं, पहला दूसरा तो हम हो चुके, तो गांधी जी के बंदर बनने से काम नहीं चलेगा। ये आधुनिक दुनिया है। ठीक है बेटा, समझ में आया? समझ में आ गया? तो ये ईयर ड्रम समझ में आ गया। अब समझिए, अब आइए अगला हम समझते हैं, ये हमारे कान की संरचना है। हमारे कान की संरचना जो है वो यहां तक की जो संरचना है, ठीक है बेटा, यहां तक की जो संरचना है, यह संरचना ये बाह्य कड़ है। क्या है ये बेटा? बाह्य कड़ है। और ये जो संरचना है, इतनी जो संरचना है अंदर की जो संरचना है, इसे कहा जाता है मध्य कड़। क्या कहा जाता है? मध्य कड़, मीडियम ईयर। क्या बोला जाता है? यहां से लेकर यहां तक की जो संरचना है उसे मध्य कड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मध्य कड़। और यहां से जो अंदर की जो संरचना है उसे बोला जाता है आंतरिक कड़, भीतरी कड़। क्या कहा जाता है? तो हमारे कान के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। बस समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्वनि अंदर आएगी और यह ध्वनि जब हमारे कान के छिद्र से जब अंदर आएगी तो यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे इस ध्वनि के साथ प्रकाश, हवा के साथ हमारे कान में क्या हो जाते हैं? मैल जमा हो जाते हैं और लोग क्या करते हैं? उसको निकालते हैं। यही जब मोटा यूज कर रहे हो, अब क्या करो? हमेशा क्या करो? कान को बहुत हल्के से साफ किया करो। और साफ न किया करो, कोई दिक्कत, हल्का हल्का साफ किया करो। नीचे की तरफ दबाना है, नीचे की तरफ दबाना है, ऊपर की तरफ नहीं ठेलना है, नहीं तो ये पूरा क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ चला जाएगा और ड्रम के पास जमा हो जाएगा। हल्के से साफ करना है। कभी ये जो कान साफ करने की दवाएं का जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनसे मत साफ करवाना। कुछ स्पेशलिस्ट आते हैं, वो कान साफ करने वाले, वो कुछ रखे रहते हैं अपनी मशीन, वो फट से लाते हैं, वो बहुत सारा मल निकाल देते हैं। वो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे साफ कराया जा सकता है, लेकिन कान साफ करने की दवा कभी कान में नहीं डालना। ठीक है, समझ आया? तुम इजीली थोड़ा बहुत कान साफ कर सकते हो, कानों में तेल डालो, क्योंकि यह रास्ता देखो, यह रास्ता ऐसा है कि ये चीजें तुम्हारी स्टेजिनल नलिका से जुड़ी हुई है। ये चीजें जैसे ही कान में तेल डालोगे वो चला जाएगा। इसीलिए कान में तेल डाल के सोना चाहिए। ठीक है, कान में तेल डालना, देखना तुम्हारे गर्दन में कुछ अजीब सा होगा। कैसे आया? स्टेजिकन नलिका के द्वारा। तो ये कचरा चला जाएगा, कड़ू का तेल डालोगे तो। अब ये क्या होगा? साउंड आएगा और ये साउंड ईयर ड्रम या हमारे कान के पर्दे से टेम्पेनिक झिल्ली से टकराएगा और फिर उसके बाद साउंड अंदर जाएगा। यहाँ यही ये जो झिल्ली है वो किससे जुड़ी होती है? मेलियस से। किससे जुड़ी होती है? मेलियस से जुड़ी होती है। और मेलियस हमारे कान की पहली हड्डी है। कैसी पहली हड्डी है? अंदर की तरफ जाने पर मेलियस हड्डी है। उसके बाद देखो इनकस है। क्या है? इनकस है। पहले मेलियस फिर इनकस। इनकस ये हड्डी है पूरी। ठीक है बेटा, ये पूरी हड्डी है और ये पूरी हड्डी क्या है? मेलियस। क्या है? मेलियस। उसके बाद हमारे कान में एक छोटी सी हड्डी पाई जाती है जो इसके सपोर्टिव है, उसे कहा जाता है स्टेपीज। क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेपीज। स्टेप्स इंग्लिश में भी बोलते हैं, स्टेपीज भी किताबों में दिया है, स्टेप्स भी दिया है। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। कितने लोग सुने? यह हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और यह कान में पाई जाती है। कहां पर? मीलियस इनकस के बाद। मीलियस इनकस के हमारे कान में कितनी हड्डियां हैं? मीलियस, इनकस, स्टेप्स। स्टेप्स हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चन याद हो गया। कान में कितनी हड्डी है? और सबसे छोटी हड्डी स्टेप। और यहीं से एक और बता दे रहे हैं, पढ़ेंगे जब कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी। कहां की हड्डी? जिसका नाम है फीमर। क्या नाम है बेटा? याद रखिएगा, ये 2 चीजें बता दिए। सबसे छोटी
स्टेप्स, और सबसे बड़ी, और कान में कितनी हड्डी? अब देखो इसी स्टेप्स के बाद ये चीजें होती हैं। अब यहां से यहां तक मध्य कॉर्ड होता है। क्या होता है बेटा? अब इसके बाद जो होता है काकलिया होता है। क्या होता है? जो इस प्रकार से होता है। डोका देखे वो डोका, पहले के डोका, अभी के डोका नहीं, पहले के डोका जो राउंडिंग। शंख देखे वो शंख, शंख के भीतर की संरचना देखना, ऐसे घुमावदार होगा। ठीक है, वो क्या है? साउंड के वेव को और इफेक्टिव बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है हमारे कान में भी ऐसे ही संबंधित हैं जो भीतरी कड़ है। क्या है? हमारे भीतरी कड़, हमारे सबसे आंतरिक कड़ के दो हिस्से हैं, एक काकलिया और दूसरा है वेस्टिबुल। क्या है? जो ऐसे संरचना है ना, इसमें डॉट डॉट डॉट, ये वेस्टिबुल है, और ये क्या है? कॉकलिया। क्या है बेटा? कॉकलिया। तो समझ में आया? समझ में आ गया? तो यही हम बता देते हैं कॉकलिया, और यहां पे कर दें दो चीजें। आंतरिक कड़ के दो भाग हैं, आंतरिक काकलिया, काकलिया और वेस्टिबुल। क्या है बेटा? वेस्टिबुल। क्या है बेटा? वेस्टिबुल। देखो काकलिया का क्या है? काकलिया क्या? काकलिया में संवेदी बाल हैं। क्या है बेटा? बाल नुमा संरचना है, संवेदी है, यानी सेंसिटिव है। ये क्या करते हैं? ध्वनियों को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ध्वनि को ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे बेटा? जो भी ध्वनि आएगी उसको ग्रहण करने में मदद करते हैं, उसी ध्वनि को ग्रहण करते हैं। जो भी ध्वनि आई, ड्रम से टकराई, और ड्रम से टकराने के बाद इस रास्ते से होते हुए क्या हुआ? इस रास्ते से होते हुए क्या हुआ? अब ये तो हड्डी है ना, तो हड्डी में थोड़ी आएगा, इस रास्ते से। कौन से? स्टेजिकल नलिका के बाद से जो ऊपर का हिस्सा होगा, उधर से आते हुए कहां आएगा? काकलिया में। ध्वनि को ग्रहण करता है, हमारे सुनने योग्य बनाता है, और जो भी अधिक होगा फिर क्या करेगा? उसको स्टेजिकल नलिका से किधर फेंक देगा? अगर बहुत, देखो हर एक ध्वनि हमारी स्टेजिकल नलिका में जाती है, लेकिन अगर अत्यधिक ध्वनि हो गई जो हमारे ड्रम को खतरा कर सकती है, तो वही क्या हो जाता है? अत्यधिक मात्रा में ध्वनि, अत्यधिक मात्रा में ध्वनि स्टेजिका में पहुंचने लगता है, और वही हमारे मुख से बाहर आता है। कोई दिक्कत? चलिए, और वेस्टिबुल क्या करता है? लिख लीजिए। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कण होते हैं, शरीर को संतुलित रखने का काम करते हैं। शरीर को संतुलित रखने का काम करते हैं। जैसे देखो, मान लो अभी तेज आवाज तुम्हारे कान में दे दे तो क्या होगा? तुरंत क्या हो जाते हो? भग जाते हो, हटते हो ना। तुरंत तुम्हारे कान में फटता है तो तुम क्या करते हो? जैसे तुम्हारे पास कुछ आया तो तुम क्या करते हो? तुरंत भग जाते हो। क्या करते हो? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कण होते हैं जो हमारे शरीर को संतुलित रखने का कार्य करते हैं। तो कान का क्या काम हो गया? ध्वनि को सुनने में और शरीर को संतुलित रखना कान का काम है। कान के कितने काम हो गए? ध्वनि को सुनने में और शरीर को संतुलित रखने में मदद करता है। और संतुलित रखने में कौन काम करता है? हमारे कान का अहम हिस्सा क्या है? काकलिया। और काकलिया ध्वनि को संग्रहित कर रहा है, और वेस्टिब्यूल क्या कर रहा है? शरीर को संतुलित कर रहा है। अचानक से हमारे शरीर के पास कुछ ऐसी घटना हो गई जो हमारी सुरक्षा के पैमाने पर खड़ी नहीं उतरती है, तो हम क्या करते हैं? तुरंत वहां से पैर हटा लेते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, समझ आया? तुरंत भागते हैं। कोई दिक्कत? तो ये चीज हो गई, आप लोग समझ लीजिए। थोड़ा सा लिख लीजिए, बस थोड़ा सा, बाकी चीज समझ गए आप लोग। कान का काम क्या है? कान में सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपिस। अरे यार, सबसे बड़ी तो यही दिख रही है ना यार। चलो लिख लो, सबसे बड़ी आंख किसकी है शरीर की तुलना में? हिरन की, वास्तव में हिरनी की। और सबसे तेज आंख किसका है? चील का। कहा जाता ना, चीते की चाल और बाज की नजर। जैसे बोला जाता है ना, कभी पंगा नहीं लेना, कभी नहीं टक्कर लेना। चीता की चाल और बाज की नजर। बाज ऊपर से देखता है तुरंत। कोई दिक्कत? आंखों से संबंधित ना था, अब समझ लिए आप लोग, इतना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज और बता दे रहे हैं, कोई ध्वनि अपनी प्रतिध्वनि भेजता है। हम देखो, हमारे कानों में कोई भी चीज मैं बोल रहा हूं तो 1/10वां सेकेंड तक रह रहा है। कितना तक रह रहा है? उसके बाद अगर अगला भेजा तो तुम ग्रहण करोगे, नहीं तो उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देगी। और प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए 17 मीटर से अधिक दूरी होनी चाहिए। जैसे कभी कमरा है ना, कमरे की सफाई होती है, कमरा खाली कर देते हो, नया नया घर बना है, पेंटिंग हो रहा है, अब उसमें एक दीवार पर खड़ा हो जाना और बोलना हु, उधर से आवाज आएगा हु।
इधर से बोलोगे हु, उधर से आवाज आएगा। वो क्या है? प्रतिध्वनि। 1/10 सेकेंड के बाद हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अगर जो भी ध्वनि भेजी गई है वो अगर उससे 17 मीटर दूर पर, 17 मीटर की दूरी पर अगर कोई सतह है जिससे टकरा के ध्वनि आ सकती है, प्लेन सतह, हम पढ़ाएंगे प्लेन सतह, तो क्या होगा? हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, तो आता है ये प्रश्न, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए कितना दूरी आवश्यक है? 17 मीटर या उससे अधिक। कोई दिक्कत? और कितने सेकेंड तक कोई ध्वनि हमारे कानों में रहती है? मतलब 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? प्रतिध्वनि में बदल जाता है। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच।